इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प चीज पर गौर कर रहे हैं कि कई कंपनियां मतलब बिजनेस ये समझ ही नहीं पाते कि उनके ग्राहक या कर्मचारी असल में उनसे जुड़े क्यों हैं। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है आजकल। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई बाजार में, बिजनेस में लोगों के बर्ताव पर असर डालने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं। मोटे तौर पर देखें तो दो रास्ते दिखते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक तो है किसी न किसी तरह की चालाकी, मतलब मैनिपुलेशन, और दूसरा? और दूसरा है सच्ची प्रेरणा, इंस्पिरेशन। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। ये चालाकियां आखिर हैं क्या जिनसे कंपनियां लोगों के फैसलों पर असर डालती हैं? सबसे आम, जो हम सब जानते हैं, कीमत। हाँ, प्राइस, कीमत गिराना। बिल्कुल, जैसे सीजन के अंत में स्टॉक निकालने के लिए सेल लगा देना। ये तो खैर आम बात है। कुछ समय के लिए बिक्री बढ़ भी जाती है। हाँ, थोड़े टाइम के लिए तो काम करता है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। ये एक तरह की लत जैसी है। आप कीमतें कम करते जाते हैं तो मुनाफा कम होता जाता है, और वो चीज बिल्कुल आम, मतलब कमोडिटी बन जाती है। जैसे आजकल आप देखें, बीमा या मोबाइल प्लान्स सब एक जैसे लगते हैं। हाँ, सही बात है। वॉलमार्ट ने इसी पर अपना पूरा कारोबार खड़ा किया, पर कीमत लगातार कम रखने के दबाव में उनकी साख पर भी सवाल उठे। और दिलचस्प बात यह है कि कीमत घटाने की हमेशा कोई ना कोई छिपी हुई लागत होती ही है। वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। कीमत के अलावा एक और बहुत कॉमन तरीका है प्रमोशंस। बिल्कुल, प्रमोशंस, यस। जिसे हम कैशबैक ऑफर्स। हाँ। मुझे याद है जनरल मोटर्स का एक उदाहरण था। उन्होंने शुरू किया, बिक्री एकदम बढ़ गई। हाँ, शुरू में तो बढ़ी, पर लंबे समय में हुआ ये कि उनका मुनाफा खत्म हो गया और ग्राहक इतने आदी हो गए कि बिना कैशबैक के गाड़ी खरीदने को तैयार ही नहीं थे। अच्छा, मतलब उल्टा असर पड़ गया। हाँ, और जैसे एक पर एक मुफ्त या बिजनेस डील्स में वैल्यू एडेड सर्विस देना, ये सब इसी में आता है। और इनमें अक्सर ना चालाकियां भी छुपी होती हैं, जैसे ब्रेकेज और स्लिपेज। ब्रेकेज, स्लिपेज, ये क्या है? देखिए, ब्रेकेज का मतलब है कंपनी ये मानकर चलती है कि बहुत से ग्राहक उस छूट का पूरा फायदा उठाएंगे ही नहीं, वो भूल जाएंगे या छोड़ देंगे। अच्छा। और स्लिपेज होता है जब ग्राहक रिबेट पाने की पूरी प्रक्रिया ही पूरी नहीं करते, जैसे कोई फॉर्म भरना है या चेक आया तो उसे कैश नहीं कराया। और कई बार तो ये प्रक्रिया जानबूझकर थोड़ी मुश्किल रखी जाती है। अरे वाह, मतलब कंपनी इस बात पर दाव लगा रही है कि ग्राहक आलस कर जाएगा या उलझ जाएगा। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है, क्या ये वाकई ग्राहक के भले के लिए है या ये सिर्फ मुनाफा बढ़ाने का एक और मतलब थोड़ा छुपा हुआ तरीका है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। अच्छा, कीमत और प्रमोशन तो हो गए भारी चीजें, लेकिन कुछ तरकीबें तो सीधे हमारे अंदरूनी भावनाओं को निशाना बनाती हैं, है ना? जैसे कि डर। हाँ, डर, फियर, ये बहुत शक्तिशाली चीज है, चाहे डर असली हो या बस महसूस किया गया हो। कैसे? कोई उदाहरण? वो पुरानी कहावत थी ना, IBM चुनने पर किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाता। ये असल में नौकरी जाने का डर था जो IBM की बिक्री में मदद करता था। अच्छा, हाँ, सही है। या फिर स्वास्थ्य चेतावनियां सिगरेट के पैकेट पर, या बीमा कंपनियां जो कहती हैं टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लो कहीं देर ना हो जाए। ये सब डर पर ही तो खेल रहे हैं। ये शायद इसलिए इतना काम करता है क्योंकि ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मतलब जिंदा रहने की जो मूल भावना है, उससे जुड़ा है। एकदम सही कहा आपने। ये हमारे बहुत गहरी जैविक इच्छा से जुड़ा है, सुरक्षित रहने की इच्छा। और डर अक्सर तथ्यों और लॉजिक पर हावी हो जाता है। राजनीति में भी होता है टैक्स बढ़ाने का डर, बिजनेस में होता है अगर हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो कुछ बुरा हो सकता है। ये डर दिखाकर फैसले प्रभावित किए जाते हैं। ये हमारी सोच समझकर तर्क से फैसला लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। ठीक है, तो डर हमें बुरी चीजों से दूर भगाता है। इसके उलट कुछ संदेश हमें अच्छी चीजों की तरफ खींचने का वादा करते हैं, वो महत्वाकांक्षी संदेश। हाँ, एस्पिरेशनल मैसेजेस, जैसे अमीर बनने के 5 आसान तरीके, या बस 30 दिन में मनचाहा वजन पाएं। हाँ हाँ, खूब दिखते हैं ऐसे विज्ञापन। ये उन लोगों पर ज्यादा असर करते हैं जिनमें शायद आप कह सकती हैं अनुशासन की थोड़ी कमी होती है, या जो असुरक्षित महसूस करते हैं। जिम मेंबरशिप का ही उदाहरण ले लीजिए। जनवरी में कितने जोश से लोग ज्वाइन करते हैं। हाँ, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। बिल्कुल, पर साल भर कितने लोग टिकते हैं? ये संदेश थोड़े समय के लिए तो शायद व्यवहार बदल दें, पर स्थायी बदलाव लाना बहुत मुश्किल होता है। कॉर्पोरेट दुनिया में भी यही होता है।
अक्सर जल्दी और सस्ते समाधानों को बेहतर लंबे समय वाले समाधानों पर तरजीह दी जाती है। शॉर्टकट। एक और चीज है जिसका कंपनियां खूब इस्तेमाल करती हैं, वो है दूसरों की राय का असर, पीयर प्रेशर। हाँ, पीयर प्रेशर। जब विज्ञापन कहते हैं ज्यादातर डेंटिस्ट इसे पसंद करते हैं, या लाखों संतुष्ट ग्राहक। हाँ, या फिर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट, कोई एक्टर किसी ऐसी चीज का प्रचार कर रहा है जिसका उसकी फील्ड से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। टाइगर वुड्स का उदाहरण था, वो कितनी अलग अलग चीजों का प्रचार करते थे। ये सब इसी डर पर काम करता है कि कहीं हम गलत तो नहीं है, या कहीं हम कुछ चूक तो नहीं रहे जो बाकी सब कर रहे। लेकिन इसमें एक पेच है ना? क्या हो अगर ज्यादातर लोग या वो विशेषज्ञ गलत हों, या उन्हें ऐसा कहने के लिए पैसे मिले हों? यही तो। एक एक्टर ऑनलाइन ट्रेडिंग क्यों बेच रहा है? शायद सिर्फ भरोसेमंद दिखने के लिए, विश्वसनीयता उधार लेने के लिए। सही कहा। अच्छा, एक और तरीका है जो बहुत चलता है आजकल, खासकर टेक्नोलॉजी में, वो है कुछ नया, कुछ चमकदार दिखाना, जिसे अक्सर इनोवेशन कह दिया जाता है। हाँ, लेकिन यहाँ नवीनता यानी नॉवेल्टी और असली इनोवेशन का फर्क समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या फर्क है? देखिए, नवीनता का मतलब है बस कुछ नया फीचर जोड़ देना। फोन का नया रंग आ गया, या कैमरे में थोड़े ज्यादा मेगापिक्सल आ गए। मोटोरोला रेजर फोन याद है? हाँ, बहुत पतला सा स्टाइलिश फोन था। आते ही हिट हो गया था, पर कितनी जल्दी बाजार से बाहर भी हो गया, क्योंकि वो बस एक नई डिजाइन थी, नवीनता थी। या टूथपेस्ट को ही देख लीजिए, कोलगेट के कितने सारे प्रकार आते हैं। पता नहीं, बहुत सारे, शायद 32 या उससे भी ज्यादा। क्या इससे दांत ज्यादा साफ होते हैं? शायद नहीं, बस चुनने में उलझन बढ़ती है। ये नवीनता है। तो फिर असली इनोवेशन क्या है? असली इनोवेशन पूरी चीज को बदल देता है, समाज को, इंडस्ट्री को। जैसे बिजली का बल्ब, या आईट्यून्स जिसने पूरा संगीत उद्योग बदल दिया। एप्पल आईफोन ने सिर्फ टच स्क्रीन नहीं दी, उसने मोबाइल इंडस्ट्री के काम करने का तरीका बदला। उसने सर्विस प्रोवाइडर तक को बताया कि फोन क्या करेगा। ये था इनोवेशन। समझ गया। तो नवीनता बस एक नई चमक है, जबकि इनोवेशन पूरी तस्वीर बदल देता है। बिल्कुल, नवीनता थोड़े समय के लिए बिक्री बढ़ा सकती है, पर वो असली इनोवेशन की तरह स्थायी मूल्य, टिकाऊ वैल्यू नहीं बनाती। तो अगर हम इन सबको एक साथ देखें, कीमत, प्रमोशन, डर, महत्वाकांक्षा, साथियों का दबाव और ये नवीनता, ये सारी तरकीबें, ये चालाकियां कुछ समय के लिए तो काम करती हैं, लेन देन करवा देती हैं। हाँ, बिल्कुल, सौदा हो जाता है। लेकिन इनसे वो चीज नहीं बनती जिसे हम वफादारी या लॉयल्टी कहते हैं। सही कहा। और लंबे समय में ये महंगी पड़ती हैं, तनाव भी बढ़ाती हैं, कंपनी के अंदर भी और ग्राहकों के लिए भी। और बार बार की व्यापार मतलब रिपीट बिजनेस और वफादारी में भी फर्क है ना? बहुत बड़ा फर्क है। बार बार आने वाला ग्राहक शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी उसे सबसे अच्छी डील मिल रही है। जैसे ही कहीं और बेहतर कीमत या ऑफर मिला, वो चला जाएगा। लेकिन वफादार ग्राहक, वो शायद बेहतर कीमत या कोई नया फीचर कहीं और मिल रहा हो, तब भी आपके साथ रहता है, क्योंकि उसका आपसे एक रिश्ता बन गया है। और वो रिश्ता शायद प्रेरणा से बनता है, इन चालाकियों से नहीं। बिल्कुल, इन चालाकियों पर निर्भर रहने से तनाव बढ़ता है। पीटर वाइब्रो ने अपनी किताब अमेरिकन मेनिया में इसी तनाव की बात की है। ये आर्थिक अस्थिरता भी ला सकती है, जैसे 2008 का आर्थिक संकट, जहां छोटे छोटे फायदों के लिए बड़े बड़े जोखिम लिए गए जो असल में मैनिपुलेशन पर आधारित थे। हाँ, वो तो था ही। वहीं दूसरी तरफ साउथवेस्ट एयरलाइंस जैसी कंपनियां हैं। मुश्किल वक्त में, जैसे 9/11 हमले के बाद जब इंडस्ट्री मुश्किल में थी, उन्हें अपने ग्राहकों और कर्मचारियों की वफादारी का बहुत सहारा मिला, क्योंकि उन्होंने रिश्ते बनाए थी, सिर्फ सौदे नहीं। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि चालाकियां लेन देन तो करवा सकती हैं, पर गहरे, स्थायी रिश्ते और सच्ची वफादारी बनाने में नाकाम लेती हैं। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। जब ये चालाकियां इतनी आम हैं और थोड़े समय के लिए काम करती हुई दिखती भी हैं, तो कोई कंपनी या कोई व्यक्ति इनके इस्तेमाल के दबाव का सामना कैसे करे? खासकर तब जब उनका लक्ष्य सिर्फ तुरंत नतीजे पाना नहीं, बल्कि लंबे समय के स्थायी संबंध बनाना हो। और इसका जो विकल्प है, यानी प्रेरणा देना, वो असल में व्यवहार में कैसा दिखता है? शायद इस पर हम अगली बार बात कर सकते हैं।